गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमरा आजाद जी अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो न्यायवाणी पर आप लोगों के पास लेके आज का CPR यानी कि करंट पल्स रेडियो, जो आप लोगों के पास लाता है ताजा तरीन खबरें। ये सारी खबरें हम लोगों के पास BBC हिंदी के माध्यम से आती हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज की खबर शुरू करता हूं मैं खेल के मैदान से। IPL इस उम्र में धोनी का ये अंदाज, चंद सेकंड के रिएक्शन टाइम में कमाल। मनोज चतुर्वेदी का ये लेख और उनकी तरफ से ये खबर। महेंद्र सिंह धोनी भले ही चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, पर टीम उनके मातहत ही चलती दिख रही है, यानी कि उनके अंडर में चलती दिख रही है। उनके चतुराई भरे फैसलों के आगे गुजरात टाइटंस IPL के मुकाबले में धराशायी हो गई। चेन्नई ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 206 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस 8 विकेट पर 143 रनों तक पहुंच सकी। गुजरात टाइटंस ने जब अपने घर में मुंबई इंडियंस को हराया था तो लगा था कि हार्दिक पांड्या के जाने का टीम पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन 63 रनों की इस करारी हार ने उनकी कलई खोलकर रख दी। धोनी की फुर्ती में नहीं आई है कमी। MS धोनी 42 साल की उम्र में भी जिस फुर्ती के साथ विकेट कीपिंग करते हैं वो अचरज जरूर कराता है। डेरल मिचेल की चौथे स्टंप पर फेंकी गई गेंद को विजय शंकर का विकेट के पीछे निकले कैच को धोनी ने अपने दाएं 2.27 मीटर की डाइव लगाकर पकड़ा था। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। खास बात यह है कि इस कैच को पकड़ने के लिए धोनी के पास कुछ सेकंड का ही रिएक्शन टाइम था। यही नहीं, धोनी ने इस कैच को दोनों हाथों से पकड़ा। कई बार इस तरह के कैच विकेट कीपर एक हाथ से पकड़ते तो दिख जाते हैं, पर 2 हाथ से ऐसा कैच पकड़ना धोनी का ही दम है। धोनी की ये खूबी ही उन्हें महान बनाती है। इस पर सिद्धू की टिप्पणी मायने रखती है। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि धोनी 42 का है, वो तो 22 साल का लगता है। अंबाती रायडू ने कहा कि सीजन में धोनी बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं, इससे साफ है कि उनका घुटना इस बार बिल्कुल ठीक है। वो मानसिक रूप से पहले ही मजबूत हैं। धोनी कई बार गेंदबाजी में बदलाव की सलाह लेते देखे जाते हैं और शुरुआत में ही कप्तान ऋतुराज को एक फील्डर के स्क्वायर लेग पर लगाने की सलाह देते दिखे और अगली गेंद ही वहां पहुंच गई। धोनी जैसी दीवानगी किसी की नहीं। महेंद्र सिंह धोनी कमी खेलने उतरते हैं, पर उनका बल्लेबाजी के लिए पैड पहनकर तैयार हो जाना ही चिपक पर दर्शकों को उत्तेजित कर देता है। आमतौर पर बल्लेबाज के छक्का लगाने पर सबसे ज्यादा शोर मचता है, पर धोनी का चेहरा सामने आने पर उससे भी ज्यादा शोर मचता है। अंबाती रायडू पिछले सीजन तक CSK के लिए खेलते रहे हैं। उन्होंने कहा कि धोनी की ऐसी दीवानगी है कि कई बार उन्हें खेलते देखने के लिए CSK के प्रशंसक विकेट पर मौजूदा बल्लेबाज के आउट होने की कामना करने लगते हैं। आमतौर पर रविंद्र जडेजा ही उनसे पहले आते हैं, पर उन्हें भी इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। धोनी बड़े शॉट्स खेलने के लिए मशहूर हैं, साथ ही वो सुपरस्टार बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शिवम दुबे का कायाकल्प किया ही और वो CSK की पारी के हीरो रहे। उन्होंने 23 गेंद में 221.73 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके 51 रन बनाए। इसमें उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए। हरभजन सिंह कहते हैं कि शिवम दुबे में युवराज सिंह की तरह ही जगह पर खड़े रहकर छक्का लगाने की क्षमता है। CSK ने शुरू से ही बनाया दबाव। चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को पारी जमाने का मौका ही नहीं दिया। दीपक चाहर और डेरल मिचेल ने शुरुआती 3 झटके लगाकर मैच का रुख काफी हद तक तय कर दिया था। गुजरात के पहले 3 विकेट 55 रन पर निकल जाने के बाद डेविड मिलर और सुदर्शन की साझेदारी पर बहुत कुछ निर्भर था। ये जोड़ी तब 41 रन बनाकर जोड़कर टीम को मजबूत बनाने जा रही थी, लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे ने डेविड मिलर का आगे डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़कर गुजरात को ऐसा तगड़ा झटका दे दिया जिससे उभरना आसान नहीं था। इस कैच पर सुनील गावस्कर ने कहा कि ये कैच रिजर्व बैंक में डिपॉजिट जैसा था। रहाणे को मैंने स्लिप में तमाम अच्छे कैच पकड़ते देखा है। इंपैक्ट प्लेयर साई सुदर्शन नहीं डाल सके इम्पैक्ट। साई सुदर्शन को IPL के पिछले सीजन के फाइनल में 96 रन की पारी खेलने के लिए जाना जाता है। वो भले ही अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना पाए थे, पर उनके 8 चौकों और 6 छक्कों वाली पारी ने क्रिकेट प्रेमियों का मन मोह लिया था। लेकिन आज वो इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर उतरे, पर प्रभाव छोड़ने में असफल रहे। CSK की कसी हुई गेंदबाजी के आगे वो खुलकर खेल ही नहीं सके। रनगति में पिछड़ने के कारण उनके ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्होंने जब इस दबाव से निकलने के लिए खुलकर खेलना चाहा तो वो कैच हो गए। वो 31 गेंदों में 37 रन ही बना सके, जिसमें 3 चौके शामिल थे। रचिन के नारों से गूंजा था स्टेडियम। CSK के लिए पारी की शुरुआत करने वाले रचिन रविंद्र ने अपने आक्रामक अंदाज से चिपक स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया। उनके बल्लेबाजी करते समय सारा स्टेडियम उनके नारों से गूंजता रहा। उनके खेलते समय ऋतुराज गायकवाड़ को ज्यादा मौका मिला ही नहीं। रचिन जब आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों की धुनाई लगाने में जुटे हुए थे और IPL में अपने पहले अर्धशतक लगाने की तरफ बढ़ रहे थे, तभी वो राशिद खान का शिकार बन गए। उन्होंने 20 गेंदों में 230 के स्ट्राइक रेट से 46 रन बनाए। इसमें उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। अंबाती रायडू ने कहा कि वो क्रीज पर रोहित शर्मा की तरह खड़े होते हैं, इससे उन्हें आगे और पीछे दोनों तरह के खेलने की छूट मिलती है। वो स्पिन गेंदबाजी को भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। वो भविष्य के सुपरस्टार हैं।
गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के लिए रचिन पर नकेल कसना मुश्किल हो रहा था। इस स्थिति में शुभमन गिल अपने ट्रम्प कार्ड राशिद खान को लाए और रचिन ने उनका भी चौका लगाकर स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरते हुए अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन को स्टंप कराकर दर्शकों के शोर को थाम दिया। समीर के रूप में नए स्टार का उदय। महेंद्र सिंह धोनी युवाओं के अच्छे इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं। इरफान पठान कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने युवा खिलाड़ी समीर रिजवी को उतारने की जो टाइमिंग चुनी थी वो गजब थी। ये ऐसा था जब किसी तरह का दबाव नहीं था। इसके अलावा वो राशिद खान के खिलाफ उतरे, वो अगर आउट हो जाते तो कोई कुछ नहीं कहता। उन्होंने यूपी T20 लीग में आक्रामक अंदाज से खेलकर सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने CSK ने 8.4 करोड़ रुपए में खरीदा था उन्हें और महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें जडेजा और खुद से पहले खेलने भेजा। समीर रिजवी के विकेट पर आने के समय राशिद खान गेंदबाज थे और वो ओवर में इससे पहले शिवम दुबे को आउट कर चुके थे, पर समीर ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर दिखाया कि धोनी ने उनमें भरोसा भर दिया है। वो 6 गेंदों में 2 छक्कों में से 14 रन बनाकर आउट होने से पहले ये संकेत जरूर दे गए कि इस लीग में आगे उनके जौहर देखने को मिल सकते हैं। मोहम्मद शमी की कमी खली। पिछले सीजन तक गुजरात टाइटंस के आक्रमण की जान पावर प्ले में बल्लेबाजी की लगाम कसे रहना था, लेकिन शमी के इस सीजन में अनुपस्थित रहने पर अजमातुल्ला उमरजई को आजमाया गया। उनके पहले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ का साई किशोर ने स्लिप में कैच नहीं छोड़ा होता तो गेंदबाज दबदबा बना सकते थे, लेकिन इसके बाद रचिन की ठुकाई ने पावर प्ले में गेंदबाजी को कमजोर बना दिया। तेज गेंदबाजों को शुरुआत से स्विंग नहीं मिलने ने भी उनकी ठुकाई में अहम भूमिका निभाई। इससे खराब फील्डिंग की भी भूमिका रही। कई बार फील्डर के गेंद तक पहुंच जाने पर भी गेंद उससे टकराकर सीमा रेखा को पार कर गई थी। और ये थी कुछ खबरें खेल से। अब कुछ खबरें आप लोगों के पास राजनीति के गलियारों से लेकर आता हूं। लोकसभा चुनाव, संसद में आदिवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? साल 2022 में द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी थी। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला का बैठना कई मायनों में ऐतिहासिक था। इसी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद राजनीति में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। वर्तमान में देश की संसद में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी महज 1.8% है। इसके पीछे की वजह क्या है और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली आदिवासी महिलाओं के लिए राजनीति में अपनी जगह बना पाना कितना चुनौतीपूर्ण है? झारखंड के 3 अलग जगहों से 3 अलग आदिवासी महिलाओं की कहानी। ये तीनों महिलाएं राज्य में जल, जंगल, जमीन से जुड़े हुए आंदोलन का मुख्य चेहरा रही हैं। इस यात्रा की शुरुआत झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र से हुई थी और बीबीसी के कुछ पत्रकार यहाँ पर मुन्नी हांसा नाम की एक महिला से मिले थे। वो दुमका के कठीमंडू में रहती है और संथाल के इस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। वो प्रदेश की उन आंदोलनकारी महिलाओं में शामिल हैं जो पिछले कई सालों से राज्य की खनिज संपदा को कॉर्पोरेट घरानों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाना चाहती हैं। पहली बार उनका नाम सुर्खियों में तब आया था जब साल 2005-7 में दुमका के काठीकुंड में कोलकाता की एक बड़ी कंपनी अपना पावर प्लांट स्थापित करने वाली थी। झारखंड के तत्कालीन सरकार के साथ कंपनी ने AMOU पर हस्ताक्षर भी कर लिए थे, पर ग्रामीणों के विरोध और लंबे चले आंदोलन के बाद कंपनी और सरकार दोनों को बैकफुट पर जाना पड़ा था। मुन्नी हांसदा इसी आंदोलन का मुख्य चेहरा बनकर उभरी थी। उन्होंने कंपनी के प्रस्ताव के खिलाफ तकरीबन 7 महीने जेल में भी बिताए थे। इससे पहले वो लंबे समय तक आदिवासियों का पेशा कानून, फॉरेस्ट राइट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के बारे में जागरूक करती रही थी। कोलकाता की कंपनी के खिलाफ हुए आंदोलन में मिली जीत शायद इसी का एक नतीजा था। वो कहती है, चुनाव के समय में जिसके पास पैसा है और वो गांव में पैसा फेंकता है, दारू पिलाता है, तो उसको वोट मिल जाता है। हमारे समाज में वोट को लेकर जागरूकता नहीं है। वो नहीं समझते कि किसको जिताने से हमारी आवाज़ लोकसभा या विधानसभा में उठेगा। साल 2009 में तृणमूल कांग्रेस, साल 2015 में मार्क्सिस्ट कॉर्पोरेशन और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी TMC से शिकारीपाड़ा सीट से वो चुनाव लड़ चुकी हैं और इन तीनों ही पार्टियों का झारखंड में कोई जनाधार नहीं है। वो मानती हैं कि उनकी जैसी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं के लिए राजनीति में अपने बूते जगह बना पाना बहुत मुश्किल है। इन दिनों मुन्नी हांसदा ग्राम सभा को संबोधित कर आदिवासियों को उनके वोट की अहमियत समझा रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनके समुदाय के लोगों को ये बात ज़रूर समझ में आएगी और उनके जैसी महिलाओं पर वो भरोसा जताएंगे। वो कहती है, हमारे यहाँ के आदिवासियों के पास राजनीतिक ज्ञान नहीं है, पैसा पर बेकार वोट दिया दूसरे को, हमको सपोर्ट नहीं किया, आंदोलन में साथ देता है लेकिन चुनाव के वक्त पैसा पर बिक जाता है। लेकिन आज भी हम लोगों के साथ हैं, आज भी लड़ रहे हैं।
आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन साल 2000 में किया गया था। साल 2000 से 2019 तक इस प्रदेश ने कुल 4 लोकसभा चुनाव देखे हैं, लेकिन इन 4 चुनावों में प्रदेश से चुनकर देश की संसद तक का रास्ता 4 महिलाएं भी पूरा नहीं कर सकी हैं। रही बात आदिवासी महिलाओं की, तो आदिवासी बहुल राज्य होते हुए भी इस समुदाय से आने वाली केवल 2 महिलाएं ही सदन में प्रवेश कर पाई हैं। साल 2004 में खूंटी से चुनी गई सुशीला केरकेट्टा और साल 2019 में सिंहभूम सीट से जीतकर आई गीता कोड़ा। आप लोगों के पास ये सारी की सारी खबरें आई थी ज्ञानवाणी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर करंट पल्स रेडियो में। थैंक यू सो मच।